जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो यूट्यूब चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सबों को मालूम है कि बिहार दरोगा का प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुका है। अभी तक हम लोगों ने जीनियस पब्लिकेशन का सीट नंबर 1 और सीट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप ज़रूर से एक बार देख लें। आज हम लोग जीनियस पब्लिकेशन का बिहार दरोगा के लिए सेट नंबर 3 देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार दरोगा से संबंधित सारे अपडेट, सारी पढ़ाई की जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो पहले प्रश्न से आंसर देने का दोस्तों प्रयास कीजिएगा। पहला नंबर प्रश्न है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में किसने किया था दोस्तों? तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण सम्राट कनिष्क के द्वारा किया गया था। बात करें शक संवत का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फल्गुन होता है। यह भी कई बार पूछा गया है। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस यज्ञ के अवसर पर आयोजित होने वाले रथ दौड़ में राजा के रथ को जिताया जाता था? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ये हो जाएगा वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न है, कौन सी दो सभ्यताओं ने गंगाधर कला शैली की रचना की तथा सहायता प्रदान की? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भारत एवं यूनानी शैली। भारत एवं यूनानी शैली ने गंधार शैली का दोस्तों गंधार कला शैली की सहायता किया और उसे विख्यात करवाया। अगले नंबर प्रश्न की बात करें, मत विलास प्रहसन, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मत विलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम ने। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी। काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी वंश के यहाँ पर संस्थापक हो जाएंगे दोस्तों बहलोल लोधी। बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो जीटी जो रोड थे दोस्तों ग्रांड ट्रक रोड के यह फुल फॉर्म होता है ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड का मीन्स। तो छठा का जो यहाँ पर सही उत्तर होगा ये हो जाएगा शेर शाह सूरी के शासनकाल में ग्रांड ट्रक रोड बनाया गया था। इसे सम्मिलित रूप से GT1 और GT2 कहा जाता है, ठीक है। NH1 NH2 कह सकते हैं, ठीक है। अगला नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, सिखों के गुरु जिनका जन्म पटना में हुआ था वह कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में दक्षिण में उदित मैसूर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मैसूर राज्य के यहाँ पर संस्थापक कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो भारत प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का पहला श्रमिक संघ कौन सा था? तो भारत का पहला श्रमिक संघ बॉम्बे मिल हेड एसोसिएशन था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के सक्षम मुख्य चुनौती कौन कौन सी थी? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गरीबी का उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, शांति बनाए रखना, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स कौन थे? कार्ल मार्क्स यहाँ जर्मन चिंतक हो जाएंगे, यानी कि जर्मन से थे वो दोस्तों। कार्ल मार्क्स काफ़ी विख्यात थे, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है, गौरक्षणी सभाओं के कारण कांग्रेस के किस छवि को धक्का लगा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विलियम डेरोजिए थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन की मात्रा घटने से तारों का रंग कैसा दिखता है? तो हाइड्रोजन की मात्रा घटने से तारों का रंग लाल हो जाता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को गौर करें, ठीक है। पहला है, पक्षाव मेघ एक प्रकार का
मैक्रल स्काई कहलाता है। तो पक्षा मेघ के बारे में जो पहला जो है दोस्तों बिल्कुल सही है, यह मैक्रल स्काई कहलाता है। दूसरा है पताका मेघ लगातार वर्षा कराती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुबई है, दुबई कहाँ है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न है उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवनों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवनें हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला नंबर प्रश्न है शीतोष्ण घास के मैदान की सबसे प्रमुख फसल क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनाज, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न है विश्व का सबसे महत्वपूर्ण महामार्ग कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ट्रांस कैनेडियन हाईवे। ट्रांस कैनेडियन हाईवे विश्व का सबसे महत्वपूर्ण महामार्ग है। अगला नंबर प्रश्न है मध्य हिमालय की उपश्रेणी कौन सी है। तो मध्य हिमालय की उपश्रेणी के बारे में अगर प्रश्न पूछे तो ये सभी हो जाएगा दोस्तों धौलाधर, मसूरी और पीर पंजाल। अगला नंबर प्रश्न है कच्छ का भूदृश्य क्या है। तो कच्छ का भूदृश्य के बारे में अगर प्रश्न पूछे तो यह निम्नस्थ समतल तथा बालू का मैदान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न है वरुणा परियोजना संबंधित है। तो वरुणा परियोजना संबंधित है क्लाउड सीडिंग से, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया में पड़ता है। तो वृष्टि छाया में पड़ने वाला क्षेत्र राजस्थान है। अगला प्रश्न है मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है। तो मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण हो जाएगा जंगलों की कटाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न है किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में पशु हैं। तो किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में पशु हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। बाघों की संख्या भी मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक है। 29 नंबर प्रश्न है खासी और गारो जनजातियां मुख्य रूप से कहाँ रहती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय में। मेघालय में ही विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला नंबर प्रश्न है रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या होना चाहिए। तो रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आईपीसी की धारा उपेक्षा से मृत्यु के मामले में लागू होती है, तो वह कौन सी धारा है दोस्तों। तो वह धारा है 304A, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उस संविधान संशोधन का नाम बतावें जिसके द्वारा 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ। तो यह कौन सा संवैधानिक संशोधन था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 84वां संवैधानिक संशोधन 2000। 84वां संवैधानिक संशोधन 2000 के द्वारा छत्तीसगढ़, उत्तरांचल जो कि वर्तमान में उत्तराखंड है दोस्तों, और झारखंड राज्य की गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। अगला नंबर प्रश्न है भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजनीतिक दलों के संबंध में विचार करना है कि राजनीतिक दलों का निवेदन की व्यवस्था जनप्रतिनिधियों अधिनियम 1951 में दी गई, बिल्कुल सही है। राजनीतिक दलों का निबंधन चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। 4 या 4 से अधिक राज्यों की मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल ही राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल माना जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और चौथा है 2014 के सार्वजनिक चुनाव के समय चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त 7 राष्ट्रीय एवं 48 राज्य स्तर के दल थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी का सभी कथन यहाँ सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो संघ शासित प्रदेश इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश नहीं है, जबकि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप और पुदुचेरी जो है दोस्तों, यह संघ शासित प्रदेश पड़ता है, यूनियन टेरिटरीज पड़ता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा एक क्या है। तो राज्यसभा जो है दोस्तों यह क्या है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अस्थायी निकाय या अस्थायी सभा। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के कितने स्तर हो सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद के बारे में अगर प्रश्न पूछे तो ये कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के
स्तर में बटे हुए होते हैं। तो जो यहाँ हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? तो प्रस्तावना का एक भाग कौन सा नहीं है दोस्तों? तो धर्मनिरपेक्षता है ही, समाजवाद है ही, प्रजातांत्रिक गणराज है ही, जबकि फेडरलिज्म नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तो भारत का 29वां राज्य कौन सा था दोस्तों? तो 38 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ये हो जाएगा तेलंगाना। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना था। वर्तमान में 28 राज्य हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर पड़ा है? तो 39 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा जर्मनी के वाइमर संविधान का। ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा लागू हुई थी? तो भारत में प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है? तो संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क भारत में है। ऑप्शन नंबर सी। भारत में ज्वारीय ऊर्जा का प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वंजीगम तट पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो नमक जो है दोस्तों ये हेलाइट खनिज से उत्पन्न होता है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न है, संविधान मध्य युग का क्रांति कोण से संबंधित मध्य युग के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण पर सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरण को समग्र आंतरिक परावर्तन यंत्र यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला नंबर प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित इंग्लैंड एवं डैश हैं? तो यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित जो है दोस्तों इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स है। तो यूनाइटेड किंगडम जो यूके कहलाता है दोस्तों, ये यूके में कौन कौन से शामिल हैं? तो इंग्लैंड शामिल है, उत्तरी आयरलैंड शामिल है, स्कॉटलैंड शामिल है और वेल्स शामिल है। तो इस तरह से बाल्टिक देश भी पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये याद रखने वाले प्रश्न हैं, कई बार ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारतवर्ष में एसटीडी सेवा कब से शुरू हुई थी? तो एसटीडी जो सेवा है वो भारतवर्ष में 1960 से प्रारंभ हुई थी। अगला नंबर प्रश्न है, प्रोसेसर चिप की गति मापी जाती है? तो प्रोसेसर चिप की जो गति है दोस्तों MHz में मापी जाती है, मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। अगला नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर को बंद रखने के लिए किस कमांड का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइबरनेट। हाइबरनेट का प्रयोग नहीं किया जाता है, टर्न ऑफ का किया जाता है, शट डाउन का किया जाता है, लॉग ऑफ का या लॉग आउट का किया जाता है। हाइबरनेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त है अल्टीमीटर? ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कैसी ऊर्जा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन थे? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार न्यूटन साहब थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न है, थर्मस फ्लास्क में रखा गया गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा चालन, संवहन और विकिरण। उपयुक्त में से सभी। थर्मल फ्लास्क में या थर्मस में अगर कोई गर्म द्रव हम लोग रखते हैं दोस्तों तो वो किस कारण से सुरक्षित रहेगा? तो उसमें चालन की प्रक्रिया भी होगी, संवहन की प्रक्रिया भी होगी और विकिरण की भी प्रक्रिया होगी। तो उपयुक्त में से डी जो है दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने के कारण कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो इसका सही उत्तर होगा हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष।
दूरदृष्टि दोष में दोस्तों निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं नजर आती है, ठीक है, इसलिए 75 सेंटीमीटर दूरी पर वह साफ नहीं देख पाएगा, तो हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष उसे हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो अष्टभुजाकार प्रिज्म में 10 फलक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य जो है दोस्तों यह क्या है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा चालक रहित विमान। दोस्तों आप लोगों का लक्ष्य क्या है कमेंट कर हमें जरूर बताएं, ठीक है। 58 नंबर का चलते हैं प्रश्न की ओर। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए, जिन्होंने खोज किसकी की? तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने किसकी खोज की? तो डायनामाइट की खोज की। ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लोह चुंबकीय है? निम्नलिखित में कौन लोह चुंबकीय है? तो निकिल जो है दोस्तों यहाँ पर लोह चुंबकीय है। अगला नंबर प्रश्न की बात करें, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ओम का नियम। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गुणधर्म ठोस द्रव एवं गैसों के लिए भिन्न है? तो ठोस द्रव और गैसों के लिए भिन्न है अणुओं की गति। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गैस का आवरण सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन किरण। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न है, पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग कर कर दूर किया जाएगा? तो 63 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह हो जाएगा कैल्शियम CaOH2। अगला प्रश्न है दोस्तों, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का उपयोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीट कवर बनाने में, चादर बनाने में, बरसाती बनाने में। उपयुक्त में से सभी पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग सीट कवर बनाने में, बरसाती बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु निम्नलिखित में से ढूंढना है दोस्तों। ऐसे सबसे भारी धातु ओसमियम होती है। यहाँ जो ऑप्शन के हिसाब से है इसमें यूरेनियम सबसे भारी धातु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, C2H5OH क्या है? तो C2H5OH एथाइल अल्कोहल है, यह अल्कोहल का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में प्राचीन काल से अचार बनाने के लिए किसी प्रकार के रसायन का उपयोग सुरक्षक के रूप में नहीं करने की प्रथा रही है। ऐसे अचारों को खराब होने से बचाने के लिए वाला कौन सा घटक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नमक। ऑप्शन नंबर सी। नमक जो है दोस्तों अचार को खराब होने से बचाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो विद्युत रूप से परमाणु उदासीन है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? तो किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? फोटोन को जो है दोस्तों विभाजित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी नामक अपनी पुस्तक किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, काफ़ी चर्चित ये पुस्तक है दोस्तों, आपको याद ही रख लेना है ये पुस्तक, कथन का सबसे पहले उपयोग किया? 71 का जो यहाँ राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया था, ठीक है। योग्यता की उत्तर जीविता। अगला प्रश्न की बात करें 72 नंबर प्रश्न है, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है? तो कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है न्यूक्लियस द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की बात करें, बैक्टीरिया प्रत्येक मिनट में विकसित होता है तथा 1 घंटे में वह 1 कप को भर देता है और आधे कप को भरने में कितना समय लगेगा? तो इस तरह के जो प्रश्न है दोस्तों मैथ में पूछे जाते हैं, तो इसका मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा 59 मिनट में। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करें, किसके इलाज में केमियोथेरेपी उपयोग किया जाता है? तो केमियोथेरेपी किसके इलाज में किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? तो सबसे अधिक लोहा जो है दोस्तों किस में पाया जाएगा? तो 75 का जो राइट आंसर होगा यह हो जाएगा हरी सब्जियां में। सबसे अधिक पालक में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है।
अगला प्रश्न है, पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या है? तो 76 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा शरीर का ताप नियंत्रित होना। पसीना निकलने से शरीर का ताप नियंत्रित रहता है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा है? तो कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा यहाँ हो जाएगा दोस्तों मटर में। मटर में कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा है। वहीं कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा चावल में होता है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। अगला नंबर प्रश्न की बात करें, मानव शरीर के भीतर खून निम्नलिखित में से उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो मानव शरीर के भीतर खून नहीं जमता है, लेकिन बाहर जब कटता या फटता है दोस्तों तो खून उस जगह पर जम जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका जो सबसे मुख्य कारण है दोस्तों हिपेरिन। हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण मनुष्य के शरीर के भीतर रक्त यानी कि खून नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, लौह आवश्यक है। लौह आवश्यक है किस लिए दोस्तों? तो लौह जो है दोस्तों आवश्यक है हेमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, समान स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो उपयुक्त में से सभी का सभी यहाँ पर सत्य है दोस्तों, क्योंकि लोहा इन सभियों के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, चींटी सामाजिक कीट है। चींटी जो है दोस्तों यह सामाजिक कीट है, वह कॉलोनियों में बनाकर रहती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन ए दिया है और कथन आर दिया है और पढ़ना है इसको। बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का लगभग 96% है। बिल्कुल सही है दोस्तों। बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्रफल पर ही मनुष्य निवास करते हैं। अगला है, बिहार का नगरीय क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल का लगभग 4% है। ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों का दोनों दोस्तों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो 82 में दोस्तों विचार करना है, राजगिरी महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी दोनों से संबंधित है। बिल्कुल सही है दोस्तों। राजगिरी जो है दोस्तों महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों से संबंधित है। गिद्धकूट नामक पवित्र स्थल राजगिरी में स्थित है। ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है दोस्तों। शिशुनाग के काल में मगध की राजधानी राजगिरी थी। ये जो है दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा ही यहाँ पर सही है। 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान किया जाता है? तो किस नदी में किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन एवं फल्गु नदी के जो संगम है दोस्तों, इसमें पितृपक्ष के दौरान पिंडदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें दोस्तों, बिहार में टेलीविजन का सर्वप्रथम प्रसारण किस जिले में प्रारंभ हुआ था? 34 का राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर जिले में, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करें, वर्तमान समय में भारत के कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा है? तो वर्तमान समय में विशेष राज्य का दर्जा कुल 11 राज्यों को प्राप्त है। अगला प्रश्न की बात करें, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो किसकी सहायता से ये किया जाता है दोस्तों? 36 का राइट आंसर हो जाएगा केंद्र संसद द्वारा किसी भी राज्य में विधान परिषद की रचना या विधान परिषद का जो है विघटन किया जा सकता है केंद्र संसद द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार करना है। 87 को अच्छा से पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। ठीक है। तो देख सकते हैं बिहार राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष दीप नारायण सिंह थे। तो बिल्कुल यहाँ पर सही है दोस्तों। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कलिंकर दत्त हैं। बिल्कुल सही है। बिहार में फिल्मों की शुरुआत भूपेंद्र नारायण सिंह द्वारा किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से तीनों का तीनों कथन यहाँ पर दोस्तों सत्य है। अगले प्रश्न की बात करें, 88 में देख सकते हैं दोस्तों मिलान करने वाला है, तो इसे हम लोग छोटा कर लेते हैं, उसके बाद मिलान कर लेते हैं। तो 88 में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि एक तरफ नेता एवं व्यक्तित्व है और संबंध आंदोलन है। तो पूर्ण सबसे पहले क्या है दोस्तों? पूर्णेंदु नारायण सिंह। तो पूर्णेंदु नारायण सिंह किससे संबंधित है? यह होम रूल आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद है राम रक्षत ब्रह्मचारी। राम रक्षत ब्रह्मचारी किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है नमक आंदोलन से। उसके बाद दोस्तों है सीताराम केसरी। सीताराम केसरी किससे संबंधित है? तो सीताराम केसरी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। और उसके बाद है दोस्तों मौलाना मजरूल हक। तो यह खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। इस तरह से इसका मिलान है दोस्तों। तो वीडियो पॉज कर जरूर एक बार देख लें। अगले नंबर प्रश्न की बात करें, 89 नंबर प्रश्न,
बिहार में पहला नगर निगम निम्न में से कहाँ स्थापित हुआ था? तो बिहार में पहला नगर निगम की बात करें दोस्तों तो यह क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की बात करें, दशरथ माझी कौशल विकास योजना कब आरंभ हुई थी? तो दशरथ माझी कौशल विकास योजना की अगर बात करें दोस्तों तो यह हो जाएगा वर्ष 2005 में। तभी हम लोगों ने बिहार दरोगा के लिए जीनियस पब्लिकेशन का सेट नंबर 3 देखा। कुल हम लोगों ने 90 प्रश्न का आंसर किया दोस्तों।